हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। हम लोग लूसेंट सीरीज़ शुरू किए जिसमें हमने हिस्ट्री का पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर और फिर ज्योग्राफी का, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि यूनिट क्या होता है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ को यूज़ किया जाता है जिसे हम यूनिट कहते हैं। जो यूनिट है वो हमेशा वेल डिफाइन होना चाहिए, उससे हम इजी रिप्रोड्यूस कर सकें, हम इजी किसी और चीज़ से कंपेयर कर सकें, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, और फिर वो उसका जो फिज़िकल कंडीशन में वो इंडिपेंडेंट हो अपने चेंजेस में। जो यूनिट है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं और दूसरा डिराइव यूनिट होते हैं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो दो चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं, और हर चॉइसेस जो है वो एक नया सेट ऑफ यूनिट है। जैसे कि इंटरनेशनली हमारा एक्सेप्टेड है CGS यूनिट, दूसरा MKS यूनिट, एंड थर्ड इज़ द FPS यूनिट, एंड फोर्थ SI यूनिट। अभी हम लोग कुछ SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 7 फंडामेंटल यूनिट है हमारे। जैसे लेंथ का मीटर है SI यूनिट, मास का kg किलोग्राम, देन सेकेंड टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये आप एकदम रट लीजिएगा, मतलब इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ। इसके अलावा जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, जैसे रेडियन और स्टेवियन। रेडियन हो गया प्लेन एंगल के लिए, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेवियन हो गया। ये सारे जो यूनिट जो कि डिफाइन और एक्सप्रेस्ड है एक फंडामेंटल यूनिट में, ये डिराइव यूनिट कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटी है जैसे फोर्स और वर्क, इनके बारे में जानते हैं। ऐसे तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग बस इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट का बात करें तो न्यूटन होता है, और CGS यूनिट डाइन होता है। वैसे ही वर्क का जो है वो जूल ऐसा यूनिट, और CGS। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ। यहाँ पे कुछ सम प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ, मास और टाइम के बारे में, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि लाइट ईयर क्या होता है। एक साल में जो सन से हमारा लाइट उसका डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है एक साल में, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 पास इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, या हम मीटर में बोले तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 नॉटिकल माइल या सी माइल जो है वो 6020 फीट होते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 न्यू मीटर, या 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ये हमारा लेंथ का हो गया। अब हम मास में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10⁻2 kg। 1 मैट्रिक जो टन होता है वो 10⁻3 kg होता है। 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन 1.6 into 10⁻27 kg। 1 slug is equal to 14.59 kg। 1 pound is equal to 0.4537 kg। और 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू, जो इसका मतलब जो मास है सन का उसका भी 1.4 टाइम्स वो चंद्रशेखर यूनिट। फिर 1 सोलर डे जो होता है 86,400 सेकेंड होते हैं, मतलब एक दिन में इतने सेकेंड होते हैं। फिर एक साल में कितना सोलर डे होता है, यहाँ पे शायद 365 1/4 सोलर डेज होता है। तभी तो 4 साल में एक कंप्लीट होगा, 366 होगा, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1/4 होगा। देन 1 लूनर मंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लूनर 27.3। और ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ये वो ईयर होता है जब पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण अगर होता है, ठीक है। और लीप ईयर तो हम लोग जानते ही हैं कि 29 डेज़ का फरवरी जब होता है 4 साल में, इसको कहते हैं। यहाँ पे एक 1 बैरल इज इक्वल टू 119.24 लीटर।
यहाँ पे कुछ है थोड़े से प्रीफिक्स यूज़ हुए हैं मैट्रिक सिस्टम में, अगर आप देख सकते तो देख लीजिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग का 5-6 तो आप पढ़ लीजिए। जैसे कि डेसी जो होगा वो होगा 10⁻1 हो जाएगा, फिर सेंटी जो हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा माइनस मिली, फिर यहाँ डेका है, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। तो अब फिर डायमेंशन के बारे में आते हैं। डायमेंशन बेसिकली डायमेंशन जो होता है वो बताता है कि जैसे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उससे हम किसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है उससे हम ये बताएं, तो उसी को हम डायमेंशन फार्मूला भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम क्या क्या है, तो वो mL/t-1। यहाँ पे कुछ है, जैसे कि देखिए वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है जैसे कि हम एक रूम है तो L/B/H होगा, तो यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई मास तो नहीं है, लेकिन हाँ लेंथ है 3 और फिर टाइम तो 0 हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा। फिर डेंसिटी हुआ, डेंसिटी भी उसी तरह होगा, मास बाई वेलोसिटी, तो मास m1 हो गया, अगर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर नीचे है ये v, तो फिर -3 हो जाएगा। फिर उसी तरह वेलोसिटी मीटर बाई सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। फिर एक्सीलरेशन, तो ये सब जो है आपको एकदम रटना नहीं है, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो मोशन के बारे में है। मोशन में सबसे पहले आता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वर्क क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, लेकिन याद रखिएगा जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में क्या है, ये दोनों चीज़ है और साथ ही साथ ये ओबे करता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या है, जैसे कि हम लिखते हैं हाइपोटेनस, हाइट एंड बेस, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेस स्क्वायर प्लस हाई लेंथ। तो ये इस जो लॉ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम टॉर्क, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो हो रहा है लेकिन ये ओबे नहीं कर रहा है ट्राइंगल लॉ, इसी कारण ये हो जाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है कुछ है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, ये सब टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन में इसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। इसको बाद में मैं अच्छे से डिटेलिंग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पे आप जान लीजिए। फिर डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम ये हमारा घर है, यहाँ हमारा स्कूल है, तो हम ये पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस। वही डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ है तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट ट्रेक होता है, शॉर्टकट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दोनों का लेकिन यूनिट सेम होता है, मीटर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो ये हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो बराबर रहेगा या छोटा रहेगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। फिर स्पीड आता है, स्पीड क्या होता है कि किसी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड कहलाता है। जैसे कि हम डिस्टेंस जानते हैं मीटर, और टाइम तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। फिर वेक्टर क्या है कि हम किसी टाइम में कितना हमें लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट भी सेम है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं, और ये ओबे करता है ट्राइंगल लॉ भी। फिर एक्सेलरेशन का बात करें तो हमारा वेलोसिटी का जो चेंज है वो किस टाइम पे हो रहा है उसमें देखना है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर, और क्वांटिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। अगर समझिए हमारा जो वेलोसिटी वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। फिर यहाँ पे कुछ इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम एक ही वेलोसिटी पे, हम सेम वेलोसिटी पे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी, यानी s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। फिर यहाँ पे है कि मोशन अगर यूनिफॉर्म, अगर हम एक ही एक्सेलरेशन पे चल रहे तो क्या रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप एक बार फॉर्मूला देखना चाहे तो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये है कि
अगर हमारा यूनिफॉर्म एक ही एक्सेलरेशन रहा मोशन का, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, हमारा इनिशियल प्लस हम फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा एवरेज वेलोसिटी। ओके, उसके बाद यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि हम सर्कुलर मोशन क्या होता है। नॉर्मल बात है सर्कुलर मोशन की, हम सर्कल पे चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो गया। और वहीं अगर हमारा सेम स्पीड रहा तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि देखिए जैसे कि हम चल रहे हैं तो हमें क्योंकि हम यहाँ लीनियर तो नहीं चल रहे, हमें ऐसे बार बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो हमेशा चेंज करेगा। सर्कल में तो होगा ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी स्पीड जो है बॉडी का वो तो सेम रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि सर्कल में जो हम एंगल कवर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लीनियर चल रहे हैं तो सिंपल ये हो गया वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम सर्कल में कर रहे हैं तो ये जो कवर कर रहे हैं उसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा में कर रहे हैं और फिर थीटा बाई टी, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो टाइम क्या हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में हमें कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन, तो वो टाइम पीरियड हो गया। फिर एन मतलब जो फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंट है, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो पा रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक लिखा है एन टी इज़ इक्वल टू 1। एन टी इज़ इक्वल टू 1 का मतलब जैसे कि हमारा जो नंबर ऑफ, अगर हम बोल रहे हैं 5 है हमारा, ठीक है, हम एक सेकेंड में कर रहे हैं, हमारा टी जो है एक सेकेंड में कर रहे हैं, और तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा कि 1/5। तो यहाँ हमारा एन ये है और टाइम पीरियड, तो दोनों अगर 5 काटेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि एन इंटू टी जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो वैसे ही लिखा है। फिर ओमेगा जैसे कि हम थीटा है, तो थीटा क्या पूरा अगर सर्कल करेंगे तो 2πr होता है, बाई टी लिखा हुआ है, लेकिन हम टी इज़ इक्वल टू क्या यहाँ हमने पढ़ा एन इंटू टी, तो टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है कि लीनियर स्पीड क्या हो जाता है लीनियर स्पीड, तो ये हमारा लीनियर स्पीड हो जाएगा ओमेगा आर, एंगुलर स्पीड प्लस रेडियल। फिर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फादर ऑफ फिज़िक्स न्यूटन है, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन अपने बुक प्रिंसिपिया में लिखा 1687 में। सबसे जो पहला न्यूटन्स का लॉ है, ये इनका लॉ पहला ये बताता है कोई भी बॉडी हम जो इनिशियल रेस्ट या मोशन में है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, वो मेंटेन तब तक रखी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ले। ऐसे मैं बैठी हुई हूँ, मैं तब तक बैठी रहूँ जब तक मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, तो ये इसको कहते हैं। इनका जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहलाता है और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बात कह लिया, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई वो वैसा प्रॉपर्टी होता है बॉडी का कि बॉडी अपोज करे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि कार या ट्रेन पे हम बैठे हुए और वो सडनली स्टार्ट कर गया हो, तो हम क्या होते हैं बैकवर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब रुका हुआ है तो हमारा ट्रेन या कार का वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ट्रेन या कार का ज़ीरो है तो हमारा भी ज़ीरो होगा, लेकिन वो अचानक से वो बढ़ जाएगा, तो लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमारा बॉडी उस टाइम भी रेस्ट के पोजीशन पे रहता है, इस कारण हम थोड़ा बैकवर्ड हो जाते हैं। वैसे सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि हॉर्स राइड हो रहा है, वो हॉर्स रुक जाएगा तो हम अचानक थोड़ा से फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो फिर वैसे ही है, फिर वैसे अगर कोई कपड़े में कोट है या ब्लैंकेट उसमें डस्ट है, तो ये कोट तो आ जाता है मोशन में, लेकिन डस्ट नहीं आता इसलिए वो निकल जाते हैं। फिर फर्स्ट लॉ जो है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। फोर्स वो चीज़ जो कि एक्सटर्नल कोई कारण कर रहा है किसी बॉडी को चेंज करने में, उसके इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को। उसके बाद यहाँ फोर्सेस का एग्जांपल है, ऐसे पुश पुल, स्ट्रिंग का जो टेंशन है, कॉइल स्प्रिंग का है, एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब कुछ है। अब मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि किसी बॉडी में कितना अमाउंट या क्वांटिटी मोशन का उसको मेज़र करता है मोमेंटम, और ये किसी मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी बताता है। तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि मास का kg हो गया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड।
अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बताता है, जो मोमेंटम जो हमारा चेंज हो रहा है बॉडी का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, कि वो जितना बॉडी पे फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि अगर हम बोले कि फोर्स अप्लाई F है और जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस रहा है वो A है और जो मास है वो M है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज़ इक्वल टू ma। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें फोर्स का स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड बताता है। जो हमारा फर्स्ट लॉ था न्यूटन का वो सेकेंड लॉ में कंटेन है। और जो थर्ड लॉ जो कि सब लोग जानते हैं, जो एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए, जैसे कि जब हम गन को फायर करते तो हम पीछे की ओर ट्रिगर दबाते हैं, हमारा जो बुलेट है वो आगे की ओर जाता है। फिर जैसे रॉकेट का मोशन ये हो गया। फिर स्विमिंग का बात करें तो जब हम पानी को पीछे की ओर फेंकते तो वो हमें आगे पुश करता है। उसी तरह यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि एक यहाँ पे बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा बॉल है। तो ये बॉल का मास m है और इसका u वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये इसको पुश किया गया, ठीक है, कोई एक्सटर्नल ये कुछ लगा, मतलब ये बढ़ा। तो जब ये बढ़ा तो ये तो इसका वेलोसिटी तो ये स्टॉप हो गया, लेकिन ये जो इसका वेलोसिटी है वो ये बड़े बॉल को दे देगा, ठीक है। तो अगर समझिए इसका मास अगर ज़्यादा है तो ये वेलोसिटी कम करेगा, क्योंकि वो अगर हेवी है तो कम दूर तक जाएगा, वो उतना वेलोसिटी नहीं कर पाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो बॉडी का बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हमेशा सेम रहेगा। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा रॉकेट जो हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट वर्क भी इसी पे करता है। फिर इम्पल्स का बात करें तो इम्पल्स बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए जो लग रहा है उसको हम कहते हैं इम्पल्स। और इसका अगर हम बोले तो फोर्स इनटू टाइम, जो कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम ऐसा यूनिट देखें तो फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का सेकेंड होता है, तो न्यूटन सेकेंड हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऐसा यूनिट है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, एसएससी में, ये सब में आपको पूछता है कि ऐसा यूनिट क्या। और उस टाइम हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये सब छोटे छोटे एक एक लाइन के वन लाइनर अगर याद रहे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। और फिर ये हमारा चैप्टर फिजिक्स का फ्रिक्शन सेकेंड चैप्टर में हो जाएगा सेकेंड क्लास में। और फिर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और इससे मुझे भी मोटिवेट मैं होंगी और आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। उसमें मैं बहुत सारे नए लेक्चर ला रही हूँ, जैसे कि लूसेंट सीरीज़ मैं लाई हूँ और मैं NCERT सीरीज़, न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्टैटिक पोर्शन, बहुत कुछ कवर करने में वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ती रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।